नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि में और मैं हूं आपके साथ कृतिका। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे देहरादून से, जहां पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम ने लोकार्पण किया है। करीब 353 करोड़ की लागत से ये टर्मिनल भवन बना है और पुराने भवन से 10 गुना ज्यादा यात्रियों के लिए ये क्षमता रखता है। और आज उड़ान योजना के तहत हेरिटेज कंपनी की ओर से सहस्त्रधारा से गोचर और चिन्याली सोर्स के लिए सीधी हवाई सेवा भी शुरू की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया है। करीब 353 करोड़ की लागत से ये पूरा टर्मिनल भवन बनाया और पुराना जो टर्मिनल भवन था उससे 10 गुना ज्यादा यात्रियों की क्षमता इस टर्मिनल में है, यानी कि 10 गुना यात्री इसमें आ सकते हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता का संदीप नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट्स और जानकारी आपके पास में? बिल्कुल, देखिए जो नया टर्मिनल भवन है उसका लंबे समय से जो तमाम जो उत्तराखंड के जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार ये कब बनेगा, और उसकी जो सौगात है कहीं ना कहीं आज पूरी हुई है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ जो केंद्रीय जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने इस भवन का लोकार्पण किया है, यानी कि अब सीधे तौर पर ये भवन अब जो यात्रियों के लिए पूरी तरह से खुल गया। आपको बता दें कि 10 गुना इस भवन की कहीं ना कहीं क्षमता है। जिस तरह से पिछला जो भवन था वो लगातार खस्ता हाल हो चुका था, जगह जगह से हुआ तो बरसात के दिनों में वहां पर दिक्कतें आती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जब ये नया भवन बना है तो यात्रियों को भी बेहद सुविधा होगी और कहीं ना कहीं एक जो बड़ी सौगात है वो सीधे तौर पर आज दी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। दूसरी सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं तो उड़ान योजना, जो कि उत्तराखंड सरकार की जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उसके चलते आज कई जो सेवाएं हैं, हेली सेवाएं हैं, उनको आज मंजूरी मिली है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब प्रदेश में जो उड़ान सेवा के तहत अब आदमी हवाई सेवा से भी सफर कर सकता है। जिसके लिए अगर मैं बात करूं तो उत्तरकाशी जिले को इसमें जोड़ा हुआ है, चमोली जिले को जोड़ा है, इसके अलावा जो पिथौरागढ़ जो जिले को जोड़ा है। तो देहरादून के जॉली ग्रांट से ही ये सेवा है, ये कहीं ना कहीं आज से शुरू हो जाएगी। किराए की अगर मैं बात करूं तो काफी न्यूनतम किराया इस बार सरकार ने रखा है, क्योंकि लगातार लोग कह रहे थे कि किराया वाकई बढ़ा है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से जो सेवाएं शुरू करी थी सरकार ने तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों ने विरोध दर्ज किया था, कांग्रेस ने विरोध दर्ज किया था। लेकिन इस बार जो किराया है उसमें काफी कटौती भी कर दी गई है और कह सकते हैं कि आज से कहीं ना कहीं जो ये बड़ी सौगात है उत्तराखंड वासियों को मिली है। कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ जो नागरिक उड्डयन जो मंत्री हैं वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने सीधे तौर पर इसका उद्घाटन किया है। यानी कि अब जो पूरा जो जॉली ग्रांट जो एयरपोर्ट है वो बिल्कुल पूरा बदला हुआ आज से दिखने लगा है और पूरी तरह से जो यात्री हैं, जो यहाँ पर यात्री हैं, उनके लिए जो तमाम जो सुविधाएं हैं वो इस टर्मिनल में दे दी गई हैं। जी संदीप, एक तरफ तो उद्घाटन हुआ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर योजनाओं की बात करें तो क्या कुछ खास योजनाएं उत्तराखंड वासियों को मिली हैं? बिल्कुल, अगर इन योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो अगर खासकर अगर आज की हेली सेवा की सबसे बड़ी मैं बात करूं तो एक लंबे समय से जो मांग उत्तराखंड की रही है, उत्तराखंड वासियों की रही है, क्योंकि ये मांग इस वजह से भी रही है कि क्योंकि उत्तराखंड जो पहाड़ी प्रदेश है और इस प्रकार की जो यहाँ पर कई सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनको की समय तक ले आ पाना काफी मुश्किल होता है। अगर मैं कहूँ तो बस हादसों की अगर बात करूँ या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो इस प्रकार की जो हेली सुविधा अब ये चली है तो इससे कहीं ना कहीं पहाड़ के वासियों को जरूर लाभ मिल सकता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो मैदानी जो इलाका है वो महज रुद्रपुर का है या काशीपुर या फिर देहरादून हरिद्वार है, लेकिन अब हेली सेवा पहाड़ को लेकर भी चली है। तो ये कह सकते हैं कि ये बड़ी सौगात आज सरकार ने उत्तराखंड वासियों को भी दी है, जिसका कि लंबे समय से इंतजार था। दूसरी अगर मैं बात करूं जो टर्मिनल अड्डा है वहां पे जो बनाया गया था, क्योंकि वो पहले भी था तो पहले मात्र बिल्कुल खस्ता हाल था, क्योंकि बहुत समय उसको हो चुका था, कई बार उसका ट्रीटमेंट भी किया गया था। लेकिन जो नए अड्डे की जो कवायद थी वो कहीं ना कहीं आज जाकर पूरी हुई है। कह सकते हैं कि 10 गुना जो यात्री हैं वो इसमें बैठ पाएगा और पूरा जो सुविधाएं हैं वो इसमें दे दी गई है। जी चलिए संदीप, आप बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इसी के साथ इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर सीधे रुक कर लेते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज जो से हल्द्वानी के 3 दिनों के दौरे पर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दें, साथ ही भागवत जो है वो 9 अक्टूबर को परिवार प्रबोधन धर्म जागरण में शामिल होंगे, उसमें संबोधन करेंगे, सामाजिक समरसता के विषय पर भी संबोधन करेंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में आरएसएस परिवार से जुड़े करीब 2000 लोग हिस्सा लेंगे और इसी बीच छात्र अपने पूरे गणवेश में रहेंगे। 10 अक्टूबर को परिवार सम्मेलन के बाद प्रांत के प्रचारकों के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद 11 अक्टूबर को संघ प्रमुख वापस लौट जाएंगे। तो सरसंघ चालक मोहन भागवत को Z+ श्रेणी की सुरक्षा भी मिली हुई है और इस कारण सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेने के लिए दिल्ली से सुरक्षा अधिकारी बुधवार को हल्द्वानी पहुंचे थे। सुरक्षा अधिकारियों ने मोहन भागवत के ठहरने वाले स्थान और कार्यक्रम स्थल का भी जायजा लिया था और सुरक्षा अधिकारियों की राय पर ही संघ प्रमुख के संबोधन के स्थान को बदला गया। वहीं संघ प्रमुख के आने से राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं काफी तेज हो चुकी। दरअसल उनके
दौरे को देखा जाए तो बीजेपी को जमीनी स्तर पर ऊर्जा देने से जोड़कर सीधे तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल उत्तराखंड में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने और अब ऐसे में संघ प्रमुख का ये दौरा अपने आप में काफी खास और कई मायने रखता है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता संदीप नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं के पास सीधे रुख करेंगे। संदीप, संघ प्रमुख मोहन भागवत उत्तराखंड के 3 दिनों के दौरे पर है, हल्द्वानी में इस दौरान वो रहेंगे और संबोधन भी करेंगे, क्या कुछ खास रहेगा? ये जो चुनावी ऊर्जा है उसमें पार्टी में लगातार अब जो वीआईपी दौरे हैं वो लगातार प्रदेश में हो रहे हैं। संघ प्रमुख जो मोहन भागवत हैं वो 3 दिनों के दौरे पर उत्तराखंड के हल्द्वानी में आ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं कल की बात करूं तो कल खुद पीएम मोदी आए थे, उससे पहले राजनाथ सिंह भी आए, तो कह सकते हैं कि अब ये बड़े दौरे हैं ये उत्तराखंड में लगातार शुरू हो चुके हैं। तो 3 दिन का ये पूरा दौरा है उनका हल्द्वानी में रहने वाला है। इस दौरान जो संघ के जो प्रचारक हैं, यानी कि जो संघ की जो रूपरेखा है, पार्टी की जो रूपरेखा को जो की मजबूती देती है, उनके साथ वो मीटिंग करेंगे, उनके साथ उनकी बैठकें होंगी। तो 3 दिनों तक ये अलग अलग जगहों पर ये बैठकें चलेंगी और सीधी सबसे बड़ी बात है कि पार्टी को मजबूती जरूर इससे कहीं ना कहीं मिलने वाली है। क्योंकि लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं जो टिकटों का फैसला है या जो टिकटों में जो अहम भूमिका होती है वो कहीं ना कहीं संघ की जरूर होती है। और इसी की सबसे बड़ी वजह है कि जो एक सर्वे जो प्लान जाता है कि आगामी जो 70 जो विधानसभा जो उत्तराखंड की है वो किस पार्टी किस चेहरे को यहाँ पर टिकट दिया जाए, तो इसमें कहीं ना कहीं संघ की अहम भूमिका होती है। तो लिहाजा इसी पर पुनर्विचार करने के लिए और इसकी रूपरेखा बनाने के लिए संघ जो मोहन भागवत है प्रमुख है वो यहाँ पर आ रहे हैं। 3 दिन का ये पूरी तरह से दौरा है और इस दौरान जो कि संघ के जो प्रचारक हैं तकरीबन 1000 इनकी संख्या हो सकती है, तो इस दौरान वो इनके साथ पूरी बातें करेंगे और पार्टी के जो 4.5 साल का जो कार्यकाल है उसका भी वो फीडबैक लेंगे। तो कहीं ना कहीं टिकट भी उसी के अनुसार जो तय किए जाएंगे कि आखिरकार किसको टिकट देना है। क्योंकि पिछले दिनों लगातार बीजेपी आलाकमान ने ये कहा था कि वो कुछ ऐसे विधायकों की टिकट काटने जा रही है कि जिस पर की कहीं ना कहीं उनको लेकर दिक्कतें आ सकती है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं बड़ा विचार हो सकता है। जो बातें हैं वो संघ के विचारक है वो कहीं ना कहीं उनके सामने रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये 3 दिवसीय जो दौरा है वो काफी अहम जरूर यहाँ पर बीजेपी के लिए रहने वाला है। क्योंकि इसमें टिकटों की बात भी होगी और पार्टी को किस तरह से मजबूत बनाना है इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जरूर बातें होगी। जी, जब भी टिकट वितरण होता है कहीं ना कहीं संघ की तरफ से खास तौर पर अहम जानकारियां लगातार मिलती रहती हैं और संघ के आधार पर ही टिकट वितरण भी होता है। और ऐसे में अब मोहन भागवत का ये दौरा अपने आप में कई और खास मायने रखता है, क्योंकि सीधे तौर पर सिर्फ कुछ महीनों का ही अब वक्त बचा है उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों में। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं चंद महीनों का वक्त बचा है चूंकि, और लिहाजा इसके लिए जो तमाम जो कवायद है पार्टी की वो लगातार जारी हो चुकी है। बड़े बड़े जो दौरे हैं वीआईपी दौरे हैं वो भी लगातार उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी को नई ऊर्जा मिले इसके लिए जो भाजपा है वो लगातार प्रतिबद्ध है। दूसरी अगर मैं बड़ी बात कहूँ तो क्योंकि 4.5 साल में भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री बदले हैं तो इससे जो जनता में कहीं ना कहीं जो फीडबैक है वो थोड़ा गलत गया है। तो लेकिन इसी को सुधारने के लिए लगातार इस प्रकार के जो दौरे हैं, खुद जो युवा चेहरे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो संघ की पसंद भी रहे हैं, तो इसी वजह से उनको उतारा गया है। तो और सबसे बड़ी बात है कि जो 1 महीने का कार्यकाल से ज्यादा उनका कार्यकाल हो चुका है, तो इसका पूरा फीडबैक लेने के लिए कहीं ना कहीं जो संघ प्रमुख हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और इसी की बात तय होगा कि आगे पार्टी की रूपरेखा किस प्रकार बनानी है। क्योंकि चुनाव में जो टिकट की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं संघ की रहती है और संघ भी अपने जो प्रचारक है उनके माध्यम से पूरा फीडबैक लिया जाता है। तो 3 दिन का ये पूरा जो कार्यक्रम है ये हल्द्वानी में रहेगा। तो और दूसरी सबसे अहम बात ये कि हल्द्वानी एक मिड सेंटर है, कुमाऊं का भी सेंटर है, गढ़वाल का भी सेंटर है। तो इस दौरान गढ़वाल से लेकर और कुमाऊं से लेकर जो तमाम जो संघ के प्रचारक है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। और पूरा जो अभी तक का जो 4.5 साल का जो पूरा कार्यक्रम है, सरकार की उपलब्धियां हैं, गतिविधियां या फिर सरकार की जो कार्य योजना है, पार्टी की जो कार्य योजना है वो बिल्कुल संघ प्रमुख के सामने रखी जाएंगी और उसी को लेकर ये आगामी चुनाव में सभी का फैसला होगा। जी संदीप, 3 दिनों का ये दौरा है और काफी खास मायने हैं इस दौरे के दौरान मोहन भागवत के साथ और कौन कौन बड़े नेता मौजूद हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो सूचना इस महज ये आ रही है कि संघ प्रमुख के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत ही रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो भाजपा का जो प्रदेश संगठन है वो भी वहां पर मौजूद रह सकता है। हालांकि जो पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उनके जाने की बात भी वहां पर सामने आ रही है, उनकी मुलाकात भी उनसे हो सकती है। दूसरी बात अगर मैं करूँ तो मदन कौशिक जो कि प्रदेश अध्यक्ष है वो भी वहां पर जा सकते हैं। और जो तमाम जो पार्टी के जो संगठन है, पदाधिकारी हैं जो कि संघ से जुड़े हुए हैं वो वहां पर लोग मौजूद वहां पर उनके साथ वार्तालाप कर सकते हैं। क्योंकि पार्टी का सरकार का 4.5 साल का फीडबैक देना है कि आखिरकार किस प्रकार सरकार ने कार्य किया है। तो इस पर कहीं ना कुल मिला के ये चर्चाएं जरूर वहां पर सामने आ सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी देने के लिए। तो 3 दिनों का मोहन भागवत का ये दौरा अपने आप में काफी खास और अहम मायने रखता है। हालांकि देखना होगा कि इस दौरे का सीधा असर चुनावों पर क्या पड़ता है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड के बीजेपी कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद पत्र भेजने के कार्य में जुटे हुए हैं। पत्र में धन्यवाद के साथ साथ पीएम से प्रेरणा लेकर उनके जीवन में आए बदलाव की चर्चा भी की जा रही है। और इस संबंध में राज्यसभा सांसद और बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने प्रेस वार्ता भी की, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी के बतौर मुख्यमंत्री गुजरात में 13 साल और बतौर प्रधानमंत्री किए गए 7 साल के विकास कार्यों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने राजनीतिक सफर के 20 साल के कार्यकाल में उच्च मानक स्थापित किए। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जो हमारे सिंपैथाइजर्स हैं वह प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिख रहे हैं, जो उनके अनुभव, उनके प्रधानमंत्री जी के प्रयासों के कारण उनके जीवन में परिवर्तन आया है, उस सब को लेकर उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं और उस पत्र में उसका उल्लेख भी कर रहे हैं। और पूरा देश आज अनुग्रहित है जिस तरीके से उन्होंने देश को नेतृत्व दिया है। ये कार्यक्रम कहाँ चला जा रहा है? पूरे देश भर के अंदर सारे पोलिंग बूथ जो हमारे बूथ कमेटीज़ हैं वहाँ किया जा रहा है। आज यहाँ पर ऋषिकेश में माननीय विधायक जो हैं यहाँ के और विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के अध्यक्ष तो हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं। इस कारण आप यहाँ पर हैं, मेयर आप यहाँ पर हैं, कर्णवाल जी विधायक है। हम भारतीय 20 वर्ष उनके, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, फिर आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में पूरे हो रहे हैं। और हम सबका तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो 20 वर्ष हमारे इस ऋषिकेश में उन्होंने मनाए। स्वयं उन्होंने भी कहा कि हिमालय की धरती पे, गंगा की धरती पे मैं आके इस दिन को मना रहा हूँ। और आज नवरात्रों की भी उन्होंने शुभकामनाएं दी। यानी कि आप समझिए किस प्रकार से उन्होंने इस उत्तराखंड को महत्व दिया। और इसी बीच चलिए सीधे रुक करेंगे। इस वक्त गोरखपुर का योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद है और इस वक्त बैठकें करते हुए वो गोरखपुर में नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर की। गोरखपुर उनका गृह क्षेत्र है और ऐसे में वो लगातार गोरखपुर में बैठकें करते हैं और इस वक्त गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां वो बैठकें कर रहे हैं। तमाम आला अधिकारी इस वक्त उनके साथ इस बैठक में मौजूद हैं और चर्चा की जा रही है। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं और बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। वहीं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि उन्हें आज भी हरीश रावत की 2 सीटों से चुनाव हारने का अफसोस है। दरअसल इस बयान के बहाने मंत्री हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर कटाक्ष किया है और ये कटाक्ष हरीश रावत के कल के ट्वीट पर किया गया। हरक सिंह रावत ने कहा कि हरीश भैया ने सारे मंत्रालय पचा लिए, विभाग पचा लिए, पार्टी खत्म कर दी और क्या कहा जाए। तो बड़ा मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि 2 विधानसभा से मेरा बड़ा भाई कैसे चुनाव हार सकता है। इतना माहिर हो राजनीति का, जिसने देश के सेवा दल को पचा लिया हो, जिसने इतने मंत्रालय, कृषि मंत्रालय में, कृषि वो क्या मंत्रालय था उनके पास, श्रम मंत्रालय पचा लिया, जल संसाधन, पूरा प्रदेश का जल संसाधन मंत्रालय पचा लिया हो, और वो कैसे चुनाव हार के 2 विधानसभा से। मुझे तो आज तक दुख है इस बात का कि मेरे बड़े भाई जो है किच्छा से भी और लाल ढंग से कैसे चुनाव हार गए। नहीं आना चाहिए था। मैं तो आज तक उस दुख से नहीं उबर पाया। और चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब रुड़की की, जहां पर नकली दवाइयां और नशीली दवाइयों की बिक्री करने वाले मेडिकल संचालकों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाए हुए ये छापेमारी की गई। दरअसल आपको बता दें कि ड्रग आयुक्त पंकज पांडे के आदेश पर ड्रग कंट्रोलर की तरफ से टीम गठित की गई थी, जो लगातार छापेमारी का काम कर रही है। इस दौरान बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा भी बरामद किया गया और कुछ दवाइयां ऐसी भी बरामद हुई जिनके बिल तक मेडिकल स्वामी नहीं दिखा पाए। तो ड्रग विभाग की तरफ से ताबड़तोड़ ये छापेमारी की जा रही है और टीम ने मेडिकल स्टोर्स पर ये छापा मारा है। जो अवैध दवाइयां हैं उनको लेकर ये छापेमारी की गई है। असल में आयुक्त महोदय खाद्य संरक्षण औषधि प्रशासन उत्तराखंड के द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में औषधि नियंत्रक महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें आदेशित किया गया था कि हरिद्वार जिले में एवं रुड़की क्षेत्र में जो निर्माता फर्में हैं दवा की एवं विक्रय संस्थान हैं, उनमें जो नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं लोग,
उनके जो चिन्हित किया जाए और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो इसी क्रम में हम लोग जो है पूरी टीम संयुक्त रूप से पिछले 3 दिन से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आज हमने 8 मेडिकल्स पे कार्रवाई की है। अभी इन पे और भी मेडिकल्स पे कार्रवाई करनी थी, लेकिन लोग जो है एक मेडिकल पे जाने के बाद सभी। वहीं अगली खबर भी रुड़की से ही, जहां आजाद नगर चौक के नामी अस्पताल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मरीज के परिजन ने अस्पताल की एक महिला नर्स पर हमला कर दिया और एक के बाद एक थप्पड़ बरसा दिए, जिसके बाद नर्स बुरी तरह घायल हो गई और ये पूरी वारदात अस्पताल में लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई। दरअसल आपको बता दें कि एक बुजुर्ग महिला को 3 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अस्पताल के डॉक्टर विशाल का आरोप है कि महिला के परिजन आए दिन अस्पताल में कुछ न कुछ हरकतें करते रहते हैं। वृद्ध महिला है जो हमारे यहाँ भर्ती थी, जिनका उपचार चल रहा है कमरा नंबर 203 में। हमारी एक स्टाफ जो कि कॉरिडोर में चल के जा रही थी, उसे मरीजा के परिजन ने आके बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा और उससे बहुत अश्लील हरकत है, जो कि बहुत ही गलत है। और अस्पताल प्रशासन इसके विरुद्ध हर जगह जाने को तैयार है, क्योंकि ये हमारे स्टाफ का मनोबल कम करता है। कोई भी फिर स्टाफ आगे सेवा नहीं करेगा अगर मरीज के परिजन स्टाफ को, जो नर्सिंग स्टाफ है जो सेवा दे रहा है वहाँ पे, उन्हें थप्पड़ मारेंगे तो ये तो बिल्कुल भी असहनीय। वहीं रुड़की में एक युवक को बदमाश ने गोली मारकर हत्या कर दी। युवक गोलभट्टा स्थित अपने घर से निकला था और तभी यह घटना हुई। मृतक युवक जमानत पर जेल से बाहर आया हुआ था। वहीं मृतक को कुख्यात बदमाश प्रवीण वाल्मीकि का शूटर बताया जा रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को सिविल अस्पताल भेजा, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। गोली चलाने वाले आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पूरा मामला सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र का है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बदमाश प्रवीण वाल्मीकि का शूटर मृतक को बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर। एक युवक को बदमाश ने गोली मारकर हत्या कर दी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हरिद्वार जिले की, जहां पर विधिक सेवा प्राधिकरण को लेकर के आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है, जिसके तहत विभिन्न स्कूलों और दूसरी संस्थाओं में जाकर विधिक कार्यकर्ता प्राधिकरण की सेवाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। प्राधिकरण के सचिव अभय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि यह कार्यक्रम 14 नवंबर तक चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाओं और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी जा रही है। नवंबर तक हम पूरे उत्तराखंड में एक विधिक साक्षरता अभियान चला रहे हैं। उसी के तहत जनपद हरिद्वार में भी प्रत्येक गांव में, शहरों में प्राविधिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से और प्रशासन के समन्वय के साथ हम विधिक साक्षरता अभियान चला रहे हैं। इसमें हमारे जो प्राविधिक कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव जाकर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकलापों के संबंध में लोगों को जानकारी दे रहे हैं। योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जा रही है, किस तरीके से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का लाभ वो प्राप्त कर सकते हैं। 14 और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन कल यानी शनिवार सुबह 11 बजे से जरूर देखिए उत्तराखंड समागम। धामी सरकार के दावों में दम, कांग्रेस का होगा सत्ता से संगम। आपने भी देवभूमि में ठोका खम, आपके मुद्दे सीधे नेताओं से जानेंगे हम। सुनेंगे उत्तराखंड की आवाज, उत्तराखंड के राजनीतिक सामाजिक विमर्श का सबसे बड़ा मंच, न्यूज 1 इंडिया समागम। 21 का उत्तराखंड, 22 की लड़ाई। शनिवार 9 अक्टूबर को देहरादून में सुबह 11 बजे से दिन भर।